कनिका, आई एम योर एजुकेटर चंचल। क्लास 11 का चैप्टर 8 सेल हम डिस्कस कर रहे हैं। ओनली एनसीईआरटी सीरीज है ये, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो इसका पार्ट 2 है। आप इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो जरूर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने जो है प्रोकैरियोट्स तक पढ़ लिया था, आज उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, सेल का बेसिक देखा था। सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस वहां पर देखने को नहीं मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। बेसिकली जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर देखने को नहीं मिलती, तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है। ठीक है, उसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी वहां पर नहीं होते। आज हम यूकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, यानी कि जो ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये सभी कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। अब इन यूकैरियोटिक सेल में का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन की तरह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर साइटोप्लाज्म में ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स होंगे तो वो कंपार्टमेंट के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। अब बात करें कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, सो एक तो हमारा रफियार हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पर गोल्जी देखने को मिलता है, लाइसोसोम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स आ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें कंपार्टमेंट जो है उसके साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाती है। एंड देन क्या होता है, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप की प्रेजेंस होती है। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जब आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस में, तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर एंड इनर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है ना। अब सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो है आइडेंटिकल नहीं होती है। अगर प्लांट और एनिमल सेल्स को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उनमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मेजर डिफरेंस स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो हमें प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल में नहीं देखने को मिलते। वहीं अगर हम बात करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की, ये भी एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, एंड देन एनिमल सेल में हम बात करते हैं तो इनके पास सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। तो ये डिफरेंशिएशन हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारी प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, और यहाँ पर ये है हमारी एनिमल सेल, जंतु कोशिका है। ठीक है, अब डिफरेंस वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग से प्लांट सेल में लेते हैं तो सबसे आउटर वॉल जो होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, सेल वॉल हो जाती है, कोशिका भित्ति होती है। जबकि अगर हम एनिमल सेल में बात करेंगे तो वहां पर हमारी क्या देखने को मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे प्लांट सेल में आउटर वॉल कौन बनाएगी, सेल वॉल बनाएगी, एंड देन एनिमल सेल में वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लांट सेल में जो है सेल वॉल के अंदर की तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, ये सेल वॉल वाला पार्ट है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लांट सेल में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये यहाँ पर सेंटर में ये हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो बीच में पार्ट दिखाई दे रहा है इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपको आउटर वॉल दिख रही है न्यूक्लियस की, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। बाहर वाली जो होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का पार्ट है। इसकी न्यूक्लियस की जो आउटर एनवेलप है, इसका न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से ही हमारी रफ ईआर जो
है वो जुड़ी हुई होती है। रफ ईआर इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब मैं ईआर पढ़ाऊंगी तब इस चीज को डिस्कस करूंगी। और यहीं पर ही आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स दिख रहे हैं ट्यूब्यूलर शेप के, ये होती हैं हमारे स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते। यहाँ पर ये लाइसोसोम वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल में अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी दो सेल्स होती हैं, इनका आपस में जो कनेक्शन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही बना रहता है। ये मटेरियल्स जो है इनके थ्रू आर पार मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जो है जा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, पेरोक्सीसोम है, साइटोप्लाज्म में तो ये सारी चीजें हैं ही। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। प्लांट सेल के केस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता। क्लोरोप्लास्ट किस चीज के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सनलाइट के थ्रू फूड मटेरियल खुद का बनाया जाना, तभी तो प्लांट सेल्स जो होती है वो अपना खाना यहाँ पर खुद बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम यहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन ये जो बीच में आपको दिख रहा है लार्ज पार्ट, ये होती है वैक्यूल। ठीक है ना। बैक टू अब हम बात करते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में बात करें तो सबसे आउटर वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर। सेंटर में आइए आप, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस में बीच वाला पार्ट न्यूक्लियोलस है, ये हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है। इस न्यूक्लियर एनवेलप से जो है आउटर वॉल जो है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है, इससे हमारी रफ ईआर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर स्मूथ ईआर वाला पार्ट भी है। यहाँ पर बात करें तो ये राइबोसोम्स है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीसोम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन बात, सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पर एनिमल सेल के केस में देखने को मिलता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पर देखने को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्जी अपैरेटस कहिए, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो सिक्रेशन का काम करता है। एंड देन माइक्रोविलीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि प्लांट सेल जो है वो किस तरह से होती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वन बाय वन हम इन ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर से स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो सेल का जो आउटर बाउंड्री होती है, अगर एनिमल सेल के केस में हम बात करें तो वहां पर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के केस में अगर हम बात करते हैं तो आउटर वॉल जो है या आउटर बाउंड्री जो है वो बनाती है सेल वॉल, एंड देन उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी क्या कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी इसे कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम जो है वो इसे किसने दिया था, तो वो यहाँ पर दिया था नगेली ने एंड फ्रैमर ने। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। एंड देन बात करती हूँ कि इन्हें प्लाज्मा लेमा नाम जो है वो किसने दिया है, तो प्लाज्मा लेमा नाम इन्हें दिया है प्लॉट ने। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली कंपोज्ड होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो है बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बाई लेयर यानी कि इस तरीके से दो लेयर्स इसकी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। किससे होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है, आपको ये ध्यान रखना है। मेजर लिपिड्स जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या है, वो लिपिड्स जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो लिपिड्स होती है अरेंज्ड होती है विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो इनर पार्ट पे होती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल की बात करूं तो जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, एक तो इसका हेड पोर्शन होता है और दूसरा इसमें जो है टेल पोर्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हेड पोर्शन होता है ये पोलार एंड होता है। पोलार एंड होने का मतलब क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है, नॉन पोलार होता है। नॉन पोलार होने का मतलब क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ऑल्सो हेड पोर्शन को हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर को लाइक करने वाला। ठीक है, एंड ये जो टेल पोर्शन होता है इसे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो से फोबिया डरने वाला, तो नॉन पोलार होता है। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये जो इसका हेड पोर्शन होता है ये आउटर साइड पर होता है और ये जो टेल पोर्शन होता है ये अंदर की तरफ कुछ
इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेशियस एनवायरनमेंट। अब ऐसा क्यों होता है, ये जो टेल पोर्शन होता है ये किससे बनी हुई होती है, हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या है, एक्वेशियस एनवायरनमेंट से दूर रहने के लिए जो है बीच पार्ट में सैचुरेट होती है, और पोलर एंड्स जो होते हैं वो आउटर साइड्स पर जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल्स जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, आउटर साइड पर हमें देखने को मिलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है ना। सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनमें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो होती है वो यहाँ पर आउटर साइड पर भी देखने को मिलती है, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। पेरिफेरल यानी कि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। कुछ यहाँ पर क्या होती है, लिपिड से जुड़ी हुई भी होती है, जिसे हम कहते हैं लिपिड से लिंक प्रोटीन्स। और कुछ जो होती है यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की प्रोटीन्स होंगी, कुछ जो पेरीफेरी पर होती है, कुछ जो इन लिपिड के मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई होती है जिसे लिपिड लिंक कहते हैं, और कुछ जो है इस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है, तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाती है ना। अब ये जो रेशो होता है प्रोटीन का लिपिड का, वो वेरी करता है, अलग अलग सेल में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं तो 52% प्रोटीन होता है, 40% जो है यहाँ पर लिपिड देखने को मिलता है। सो अगेन यहाँ पर क्या क्या हो गया है, इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आउटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यहाँ पर क्या है, एक जो है सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करते हैं। लेसिथिन का जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो वो यही जो है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। कुछ जो है यहाँ पर एंटीजन की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जैसे मैंने बताया कि जो ये प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली अगर हम बात करते हैं दो तरह से होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं सरफेस पर होती हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं या तो पार्शियली या पूरी तरीके से जो है मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी लिपिड बाइलेयर है, एक लेयर इधर वाली है और दूसरी लेयर ये है। इसके बीच में ये देखिए, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये वाला जो है ये हमारा हेड पोर्शन है। ठीक है, ये जो है ये कौन सा है, लिपिड का हेड पोर्शन है जो पोलर एंड होता है। ठीक है, और ये जो मिड पोर्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा टेल पोर्शन होता है, जो कि क्या है बीच की तरफ है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, वाटरफॉल से क्या है ये दूर रहने वाला है, हाइड्रोफोबिक है ना, इस तरह से ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो देखिए कुछ प्रोटीन्स जो है पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये क्या है इसकी पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में है, उसको क्या है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए है, और कुछ यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करते हैं शुगर मॉलिक्यूल की, तो देखिए यहाँ पर जो है आउटरली प्रेजेंट होते हैं और सिग्नलिंग का काम यहाँ पर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी यहाँ पर है, और इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है ना। अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो ये किसने दिया था, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया है, सिंगर एंड निकोलसन ने। सो इन्होंने क्या कहा, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स अनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। अब यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है इनका लैटरल मूवमेंट देखने को मिलता है। इस तरीके से जो है इनका मूवमेंट यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से क्या है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है फ्लूइड नेचर जो होता है मेम्ब्रेन का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है
किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के बेस पर। अब यहाँ पर देखिए मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पर जो है दो तीन चीजों का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर यहाँ पर हाई होता है ना, तो फ्लूइडिटी जो होती है इसकी वो भी यहाँ पर कैसी हो जाती है? हाई हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड्स का इफेक्ट, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको फ्लूइड मोजेट मॉडल में इतना ध्यान रखना है। जैसा कि हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की क्या है, यहाँ पर आउटर बाउंड्री के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। तो अगर ये सेल की आउटर बाउंड्री बना रही है तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट देखती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इस सेल के अंदर जाना है तो उसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना होगा। बट अब ऐसा नहीं है कि हर कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये क्रॉस नहीं करने देती। अब कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पर परमिएबल है? तो पहले तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा जो गैसेस है, O2 हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया और जो बेंजीन होते हैं, ये सभी क्या है? वाटर, ये सभी क्या है? इससे परमिएबल होते हैं, इजीली जो है इसको क्रॉस करके सेल के अंदर जो है आ जा सकते हैं। उसके अलावा कौन से आ जा सकते हैं? जो वाटर होता है, ठीक है, यूरिया होता है और उसके अलावा जो ग्लिसरॉल होते हैं, ये सभी कैसे हैं? ये भी इजीली से क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं। बट जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे कि बात करते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज, वो जो है सिलेक्टिवली यहाँ पर जाएंगे, यानी उनके लिए क्या है? यहाँ पर कोई ना कोई जो है कहे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा जो कि इनको यहाँ पर अंदर बाहर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, और वही जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल जिन पर चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, जो हमारे अनायंस होते हैं, आयंस होते हैं, उनके लिए जो है ये बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती है। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन सा होता है? एक तो हो जाता है यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बिना किसी एनर्जी के सेल के अंदर अगर मॉलिक्यूल जा सकते हैं तो हम उसे कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ऐसा कैसे है कि देखिए, पहली चीज तो क्या है कि अगर वो वहां पर क्रॉस नहीं करने दे रही तो हमें उसमें एनर्जी लगानी होगी उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, या फिर वहां पर कोई ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, या फिर कोई जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मूला होना चाहिए जिससे वो क्रॉस कर सके। ठीक है, सो अगर मैं पैसिव की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जाते हैं, यानी यहाँ पर क्या है? हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो फिर कैसे जा सकते हैं? तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स वो है जिस पर कोई चार्ज कैरी नहीं है। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होंगे वो तो इजीली क्या है? प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, जिसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो सॉल्यूट जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा सकते हैं। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करते हैं वो भी ऑल्सो मूव कर सकता है यहाँ पर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और वाटर का ये जो मूवमेंट होता है जो कि यहाँ पर हाई टू लो कंसंट्रेशन पर देखने को मिले, इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो कि पोलार्स होते हैं। पोलार मॉलिक्यूल जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी लेयर कैसी होती है? नॉन पोलार होती है। तो अगर बाई लेयर नॉन पोलार है, वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स उन्हें क्रॉस कैसे करेंगे? तो इनके लिए क्या है? यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। किन प्रोटीन्स की? कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
ठीक है। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, तो वो पैसिवली जा सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में अगर वो जा रहे हैं तो वहां पर हमें क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस देखने को मिलती है। एटीपी का यूटिलाइजेशन वहां पर होता है और ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसमें क्या है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर खर्च होती है। इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप का। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर है, आगे बात करते हैं। सेकंड यहाँ पर आ जाती है सेल वॉल। सेल वॉल जैसा कि मैंने कहा था कि जो प्लांट सेल होती है उसमें आउटर बाउंड्री के फॉर्म में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। सेल वॉल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो आउटर कवरिंग बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, फंजाई, प्लांट्स और बैक्टीरिया में भी ये देखने को मिलती है। बट बैक्टीरिया यहाँ पर नहीं लिखा गया क्योंकि हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं ना, प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया देखकर आ चुके हैं। नाउ सेल वॉल का फंक्शन क्या हो जाता है, बिकॉज मैंने कहा कि ये कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, तो इसका कोई ट्रांसपोर्ट जैसा तो कुछ फंक्शन होगा नहीं। ये क्या करती है, यहाँ पर शेप प्रोवाइड करती है सेल को और प्रोटेक्शन देती है किसी भी मैकेनिकल डैमेज से या इंफेक्शन से। उसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाती है और जो भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सेल के अंदर नहीं आने देना चाहते, उनके लिए ये क्या है, बैरियर का काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें क्या करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है कि ये कैसे बनी हुई होती है, किन मॉलिक्यूल्स की होती है। तो अगर मैं बात करती हूँ एल्गी के केस में, तो इनमें सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनिन एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है कि एल्गी में सेल वॉल कैसी है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सेल वॉल की बात करूं तो ये जो है 3 लेयर्स में यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं यंग प्लांट सेल्स में। प्राइमरी वॉल जो होती है वो यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए केपेबल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आउटर वॉल जो होती है वो मिडल लैमिला होती है। सेल वॉल की जो आउटर वॉल होती है वो यहाँ पर मिडल लैमिला होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलती है प्राइमरी वॉल और सबसे अंदर की तरफ यहाँ पर होती है सेकेंडरी वॉल। ठीक है। तो प्राइमरी वॉल जो होती है अगर यंग प्लांट्स में बात करते हैं तो ये ग्रोथ करने के लिए केपेबल होती है। ठीक है। ग्रेजुअली क्या है, ये डिमिनिश हो जाती है जब सेल मैच्योर करती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो यहाँ पर अंदर की तरफ बनने लगती। ठीक है। मिडल लैमिला जो होती है यहाँ पर मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई होती है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल लैमिला किसकी बनी है। तो मिडल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। दो सेल को जो है यहाँ पर आपस में जोड़े रखने का काम जो है वो किसका होता है, मिडल लैमिला का होता है। ठीक है ना। सेल वॉल एंड मिडल लैमिला में बी ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, बिकॉज मैंने कहा दो सेल को कनेक्ट कौन यहाँ पर कौन रखेगा, मटेरियल्स का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमें देखने को मिलता है, जो कि नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट यहाँ पर रखती है। इतनी बात क्लियर है ना। बहुत बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, तो इसमें हमारे इंक्लूड होती है ईआर विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन होता है, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते। इनका फंक्शन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन होता है वो इन ऑर्गेनल से रिलेटेड नहीं होता, कोऑर्डिनेट नहीं करता, इसलिए हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते। अब ये आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, ईआर को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज जब यूकैरियोटिक सेल की करी गई तो वहां पर देखा गया कि एक नेटवर्क या रेटिक्यूलम टाइप जो है टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिन्हें क्या नाम दिया गया, ईआर नाम दिया गया, ठीक है। अब ये जो ईआर होती है ये डिवाइड होती है इंट्रासेल्युलर स्पेस में, दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसके अंदर वाला पार्ट जिसे हम ल्यूमिनल कहते हैं, और एक होता है साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जिसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करती हूँ ईआर जिसमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, रफ ईआर कहते हैं। तो अगर वो ईआर जिसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे रफ ईआर कहते हैं। रफ ईआर क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी की सरफेस पे ये इस तरीके से यूं राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि क्या है, बीड्स जैसे दिखाई देंगे, तो उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रफ ईआर कहते हैं। एंड वो ईआर जिसमें अब्सेंस होती है राइबोसोम की उसे स्मूथ ईआर कहते हैं, क्योंकि फिर उसकी सरफेस कैसी है, बिल्कुल स्मूथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप बात करें, देखिए स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी आउटर जो वॉल होती है, या कहें कि जो उसका न्यूक्लियर एनवेलप वाली जो आउटर लेयर होती है वहां से हमारी ईआर जुड़ी हुई होती है। तो ये रफ ईआर वाला पार्ट है जिस पर ये जो स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये राइबोसोम है, इसीलिए इसको रफ ईआर कहा गया है। और ये वाला पार्ट देखिए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये हमारी स्मूथ ईआर होती है जिस पर राइबोसोम की प्रेजेंस नहीं होती। सो राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो रफ ईआर का काम क्या हो जाएगा कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, सिक्रेशन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इस चीज को लिख लेना, क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो रफ ईआर का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और ये कहां पर होती है, तो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन जो होगी न्यूक्लियस की उसके साथ जो है वो जुड़ी हुई रहती है। स्मूथ ईआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। रफ ईआर क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। स्मूथ ईआर क्या करेंगे, लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं वो भी सभी कहाँ बनते हैं, स्मूथ ईआर में बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ये चीज लिख लीजिएगा। आगे बात करें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने करी है, कैमिलो गोल्जी ने करी है, इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक सिस्टर्नी होते हैं जिनका डायामीटर 0.5 म्यूएम से 1 म्यूएम होता है। तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। इनके नंबर जो है वो हर एक सेल में वेरी करते हैं, ठीक है। ये कहां पर होता है, नियर द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर गोल्जी जो होते हैं इसके दो फेस होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक यहाँ पर हो जाता है सिस फेज और दूसरा यहाँ पर हो जाता है ट्रांस फेज। ये जो सिस फेज होता है इसे ऑल्सो क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिस फेज है ये किसके पास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। सो गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिक्स और फॉर्मिंग फेज। और ये वाला जो ट्रांस फेज होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, जो हमारी ईआर होती है जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं रफ ईआर की, तो वो क्या बना रही है, यहाँ पर प्रोटीन्स बना रही है। स्मूथ ईआर क्या बना रही है, यहाँ पर लिपिड्स बना रही है। ये भी न्यूक्लियस के पास ही थी। तो ये क्या करती हैं, जब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पर बन जाती है, इनका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है, तो ये कहाँ एंट्री करती है, ये गोल्जी के सिस फेज से एंट्री करती है। यहाँ पर जो बीच में मिड वाले पोर्शन आते जाते हैं, यहाँ पर इन सभी का क्या होता जाता है, मॉडिफिकेशन होता जाता है। कोई चीजें इनमें ऐड करनी होती है वो एडिशन यहाँ पर होता है। ये सारा काम होते होते जब वो ट्रांस फेज पर आती है, यहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में चली जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, सेल के आउटसाइड जो है इनको निकाल दिया जाता है।
किस में, वेसल्स में पैकेज करके इनको पहुंचा दिया जाता है जहां भी इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फंक्शन क्या हो जाता है, इसका फंक्शन हो जाता है पैकेजिंग करना मटेरियल को एंड देन उन्हें डिलीवर करना, चाहे वो इंट्रासेल्युलर हो या फिर सेल से बाहर उन्हें निकालना हो। ठीक है, तो कहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है, रफ ईआर से स्टार्ट हो रही है, वहां से प्रोटीन लिपिड्स आई है, यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन हुआ है, पैकेजिंग हुई है, सेल के अंदर रखना है तो वहां जैसे लाइसोसोम पे पहुंचाना है तो वहां पहुंचा दिया, अगर सेल के बाहर निकालना है तो वो सारी चीजें यहाँ पर कर दी जाती है। ठीक है ना, मटेरियल्स की जो पैकेजिंग होती है वेसिकल के फॉर्म में होती है जो ईआर से फ्यूज होती है विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज से वो चीजें निकल जाती है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब आपको पता चला कि गोल्जी क्यों यहाँ पर एसोसिएशन में होता है ईआर से, क्योंकि वहां से क्या है प्रोटीन सारी आएंगी, उनका मॉडिफिकेशन यहाँ पर होगा गोल्जी apparatus से एंड देन उन्हें ट्रांसपेस से चीजों को जो है रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये कैसे होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का एंड ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या है, प्रोटीन्स जो है वो तो ईआर पर बनकर आ गई, ग्लाइको का मतलब होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है, कहाँ पर, गोल्जी में। वही ग्लाइकोलिपिड का मतलब भी वही है, लिपिड कहाँ पर बनकर आई है, स्मूथ ईआर में बनकर आई है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को ऐड कहाँ किया जाता है, गोल्जी में किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटीन लिपिड्स का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ईआर में होता है, उनका ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, गोल्जी में होता है। आई होप सो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। आगे बात करें, इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी apparatus से जब पैकेजिंग एंड ऑल होती है तब यहाँ पर चीजें लाइसोसोम के पास जाती हैं। अब देखो आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स जो होती है वो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं इनमें हाइड्रोलिसिस में लाइकेज, लाइकेज होते हैं लिपिड्स को तोड़ने वाले, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि इनको एक एसिडिक पीएच की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, तो उस पीएच को यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है ताकि इनको जो है डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए केपेबल होते हैं, इनमें वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है वैक्यूल्स, इसी ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ही। अब देखो वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। अब इस वैक्यूल में क्या क्या होगा, इसमें वाटर, सैप, एक्सेक्टरी प्रोडक्ट्स और जो अदर मटेरियल्स है जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है तो सारा का सारा वो वेस्ट भी यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि इस वैक्यूल्स को एक सिंगल मेम्ब्रेन घेरे रहती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में जो है, जब हमने प्लांट सेल देखी तो देखा था सेंटर में बड़ी सारी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो सेल का जो वॉल्यूम होता है 90% जो है वैक्यूल ही होता है प्लांट सेल के केस में। ठीक है, प्लांट्स में टोनोप्लास्ट जो इसकी आउटर वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। इसीलिए इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती है जो ऑस्मो रेगुलेशन करती है, एक्सक्रीशन करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की तो यहाँ पर फूड वैक्यूल्स भी देखने को मिलती है जो कि क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेती है, अंदर की तरफ ले लेती है। इतनी चीजें क्लियर है, जहां जहां भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ ना आपको अच्छे से हाईलाइट करके लिख लेना है या फिर उससे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। आगे बात करें,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बनकर आती है, और ये एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिस तरीके की सेल की एक्टिविटी होगी उसके बेस पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मानिए कोई ऐसी सेल है जहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा नंबर्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनर्जी तो वही जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इनके नंबर जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं सेल की। ठीक है, नाउ इनका साइज और शेप जो होता है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इनके डायमीटर की बात करते हैं तो ये 0.2 से 1 म्यू एम तक देखने को मिलता है। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा सेल ऑर्गेनल सिंगल है, कौन सा डबल होता है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी दो मेम्ब्रेन इसकी होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होती है, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, नाउ इसके अब क्या है, यहाँ पर इनका अलग अलग जो है एक्वेशियस कंपार्टमेंट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। अगर मैं इनर कंपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन का ये जो अंदर वाला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती है, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने कहा, आउटर मेम्ब्रेन तो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग जो है यहाँ पर बाउंड्री के फॉर्म में होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग होती है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं, नॉट सिस्टर्नी, क्रिस्टा इसे कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के वहां पर बनाती है। अब ये जो हमारी क्रिस्टी होती है, ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, इन पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पर भी कुछ एंजाइम होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर भी कुछ एंजाइम होते हैं, मैट्रिक्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनका सबका अपना अलग अलग फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स होते हैं। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना। ये क्या करते हैं? सेलुलर एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म पे, इसीलिए इन्हें पावर हाउस कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है एटीपी सिंथेज। ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है जब ये यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस एंड ऑल चलती है, जो आगे की जो है लेक्चर जब हम पढ़ेंगे उनको आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने कहा न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये चीज स्टार मार्क करके लिखना। और इसका जो डिवीजन होता है वो फीजन से देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में ही देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब ये जो होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पेसिफिक कलर देखने को मिलता है प्लांट्स में। ठीक है, इसी पिगमेंट के बेस पर कि कौन सा पिगमेंट का टाइप है, हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा यहाँ पर होता है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, वहीं क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स रखते हैं, जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है और अदर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को कौन सा कलर मिलता है? येलो, ऑरेंज और रेड कलर मिलता है। और इसकी वजह से कौन सा मिलता है? ग्रीन कलर मिलता है। अब ऐसा क्यों है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस से प्लांट्स ग्रीन ही दिखाई देते हैं? देखिए, जब हम लाइट का एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो यहाँ पर तीन कलर्स का देखने को मिलता है, ग्रीन, रेड, ब्लू होता है।
ठीक है। रेड जब लाइट होती है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये इसको क्या है, स्ट्रांगली यहाँ पर एब्जॉर्व कर लेता है क्लोरोफिल। ब्लू को भी एब्जॉर्व करता है बट इतना स्ट्रांग नहीं कर पाता, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट होती तो है बट कंपैरिजन टू रेड थोड़ा लो होती है। लेकिन ग्रीन कलर जो होता है इसको क्लोरोफिल एब्जॉर्व नहीं करता, इसको क्या करता है, वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कलरलेस होते हैं, इनमें क्या है, बिल्कुल कलर देखने को मिलता ही नहीं है। तो अगर कलर नहीं है तो फिर इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं अमाइलोप्लास्ट की, अमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्टोर करते हैं, क्वेश्चन मार्क करके लिखना, जैसे पोटैटो में होता है। वहीं इलियोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये ऑयल को स्टोर करते हैं, फैट को करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है हमें पता है कहाँ देखने को मिलती है भाई, लीव्स में देखने को मिलती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के, ये मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स होती है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिपल लाइक ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ वेरिएबल होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इनकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर अगर इसकी देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर है और ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। इसमें ये जो है थैलेकॉइड्स होते हैं, ये स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, इस तरीके से ग्रैनम है यहाँ पर, और ये हमारे जो है स्ट्रोमा लेमा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इनकी आउटर वॉल होती है या कहे कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या है, थोड़ी ज्यादा परमिएबल होती है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन थोड़ी लेस परमिएबल होती है। और इनके बीच का जो स्पेस होता है इनर से आउटर वाला, वहां पर जो है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है। इसी में क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक होते हैं, जिससे थैलेकॉइड कहते हैं, जो भी जो क्या है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो थैलेकॉइड्स अरेंज्ड होते हैं स्टार्क में लाइक पाइल्स ऑफ कॉइल कॉइन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर फ्लैट मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं, जिसमें थैलेकॉइड्स जो होते हैं डिफरेंट ग्रेना के कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और ये अगर हम बात करते हैं जो मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड्स की, स्पेस जिसको इनक्लोज करे हुए होती है, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट के, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं। उसके अलावा जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था, यहाँ पर भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, थैलेकॉइड पर देखने को मिलते हैं। और इनका जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, जैसा हमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में देखने को मिला था। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम जो होते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है। जैसा हमने कहा रफ ईआर वाली स्टेज पर देखा था, ईआर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ग्रैन्युलर जो है फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, राइबोसोम को कोई भी मेम्ब्रेन कवर करे हुए नहीं होती। ये किस किस से बने हुए होते हैं, आरएनए से बने हुए होते हैं, विच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है। यूकैरियोट के केस में बात करें तो ये 80S टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट के केस में बात करें तो 70S टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर इस 80S में बात करते हैं तो यहाँ पे दो यूनिट्स यहाँ पर हो जाती है, एक हो जाती है लार्ज विच इज 60S, और स्मॉल हो जाती है 40S। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो 70S टाइप होता है, जिसमें लार्ज यूनिट जो होती है वो 50 होती है, स्मॉल जो है वो 30S देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। यही चीजें यहाँ पर बताई गई है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पर साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक इलोबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, जिसमें माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन के 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इसमें होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स,
ठीक है। दूसरे यहाँ पर हो जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और थर्ड यहाँ पर हो जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और कलेक्टिवली इन्हें ही साइटोस्केलेटन कहा जाता है। अब इनका फंक्शन क्या हो जाता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस करके रखते हैं सेल की शेप। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया जो होता है, सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। सीलिया की बात करें तो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो वर्क करती है लाइक ऑर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल या सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला की बात करें तो ये सीलिया से थोड़े लॉन्ग होते हैं और क्या करते हैं? सेल का मूवमेंट यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जब स्टडी करी गई सीलिया और फ्लैजिला की, तो यहाँ पर देखा गया कि ये क्या है? कवर्ड होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका जो कोर होता है उसे एक्सोनियम कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो रन करते हैं पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है। एक्सोनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 9 डबलेट्स होते हैं जो रेडियली अरेंज हो जाते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस तरीके का ये जो अरेंजमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, कि जो 9 जो है वो तो कहाँ पर होते हैं? पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, और जो 2 होते हैं वो सेंट्रल पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज से, है ना। ये इस तरीके से ये एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर, एंड ऑल्सो इनक्लोज्ड होते हैं एक सेंट्रल शीट से जो कनेक्ट होती है विथ वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट से, जो कि क्या है? रेडियल स्पॉक से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टोटल कितने रेडियल स्पॉक हो जाते हैं? 9 रेडियल स्पॉक्स यहाँ पर हो जाते हैं। पेरिफेरल डबलेट्स जो है ऑल्सो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जो किससे होते हैं? लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज यहाँ पर कहा जाता है। आगे बात करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी जो सेल ऑर्गेनल है वो हो जाता है यहाँ पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। देखो, सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनल है जो जिसमें कंटेन होता है दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, यानी कि दो सेंट्रियोल मिलकर जो है सेंट्रोसोम यहाँ पर बनाते हैं। ये सराउंडेड होते हैं बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। सो बोथ सेंट्रियोल्स जो है सेंट्रोसोम में वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। और क्या है? एक कार्टवील की तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किस प्रोटीन के? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है। और ये जो पेरिफेरल फिब्रिल होते हैं ये कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, और ये ट्रिपलेट एक दूसरे से लिंक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। सेंट्रल पार्ट जो होता है इस प्रॉक्सिमल रीजन का, सेंट्रल का, वो प्रोटीनेशियस होता है जिसे हम हब कहते हैं। कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल से। जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स जो है इनसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये किसके थ्रू? रेडियल स्पॉक के थ्रू, जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पाइंडल फाइबर, और क्या करता है यहाँ पर? सेल डिवीजन जब होता है तब इसका रोल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है न्यूक्लियस। ठीक है। जिसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। सो फर्स्ट इसको डिस्क्राइब भी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई, तो इसे क्रोमेटिन जो है यहाँ पर नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। स्ट्रक्चर आप इसके देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। जिसकी क्या है? मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप जिसे कहा जाता है। ये मिड में न्यूक्लियोलस है, जिसमें और जो इसकी आउटर वॉल होती है इस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे मटेरियल क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है? जब इंटरफेज आती है, इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडेड, तो वो हाईली एक्सटेंडेड होता है। इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स वहां पर होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, या न्यूक्लियोलस जिसे कहा जाता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसकी स्टडी करी गई तो देखा गया कि एक न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर होता है, जिसमें दो पैराइलल मेम्ब्रेन्स होती है, और इनके बीच का जो स्पेस है, जैसे ये जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर जो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर, ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
ठीक है, जो क्या है यहाँ पर बैरियर बनाता है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है ईआर से, जैसा मैंने कहा था इसकी आउटर मेम्ब्रेन ईआर से जुड़ी हुई रहती है। तो बिकॉज ईआर पर राइबोसोम होते हैं तो यहाँ पर जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है इस पर भी हमें क्या है, राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्ट हो जाता है कुछ माइन्यूट पोर से। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये पासेस करते हैं मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर पोर्स होते हैं, तो जो आरएनए होता है ना, उसके अलावा जो हमारी प्रोटीन्स होती है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी जा सकती है। तो दोनों डायरेक्शन में जो है यहाँ पर इन पोर्स के थ्रू मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मली तो देखा जाता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो वहां पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, एंड या कुछ मैच्योर सेल्स जो होती हैं जो न्यूक्लियस उनमें होता नहीं है, जैसे अगर बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स की, और जो सीव ट्यूब सेल्स होती है वेसिकुलर प्लांट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क करके लिखना, इनमें जो है हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ अगर हम आते हैं तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस के जो कंटेंट होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हमने देखा था सेंटर में न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, इसका जो जितना भी कंटेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। अब बात करते हैं कि भाई फिर इस जो ये जो न्यूक्लियोलस होता है हमारा, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये साइट होती है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की। क्वेश्चन मार्क करके रखना कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की ये साइट होती है। ठीक है ना, इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है उसमें लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। तो कब हमें ये देखने को मिलता है, इंटरफेस के वक्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल जो होते हैं वहां पर क्रोमोसोम वहां पर आ जाता है ना। जब आप डिवीजन पढ़ते हो तो कई बार क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर ये धीरे धीरे क्या है, थिकनेस में आ जाते हैं, थोड़े लेस कंडेंस्ड हो जाते हैं, फिर इस यहाँ पर क्रोमोसोम जो है प्रॉपरली हमें दिखाई देने लगता है। तो क्रोमेटिन जिनमें डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली कहा जाता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, सिंगल ह्यूमन सेल जो होती है अप्रोक्सीमेटली इसमें 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अगर बात करें 23 पेयर्स में जो है ये चीजें देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, 2 सेक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करें, क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए डिवाइडिंग सेल्स में देखने को मिलता है। नॉर्मली तो क्या होता है, वहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं, तो इनमें क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेंट्रोमियर जिसे कहते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा सेंट्रोमियर, यहीं पर ही काइनेटोकोर आकर जुड़ता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर। जब हम मेटाफेज पढ़ते हैं तब काइनेटोकोर से क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स आकर जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, सेंट्रोमियर का बेसिकली काम क्या है, इन दोनों क्रोमेटिड्स को फोल्ड करके रखना। अब इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हम क्रोमोसोम को जो है 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या है, मिडल में सेंट्रोमियर होता है, तो अगर मिडल में है तो इसकी दोनों आर्म्स, ये आर्म्स और ये आर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पर इक्वल होती है, तो ये कैसा हो जाता है, मेटासेंट्रिक। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, मिडल से वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, जैसा कि यहाँ पर है, तो ये क्या है, आर्म इस वाली आर्म से क्या है, थोड़ी स्मॉल हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, देन आगे यहाँ पर आते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि वो एंड के क्लोज आ जाता है, देखिए ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया, एंड के पास में आ गया, और ये वाला जो है वो लार्ज बन गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लास्ट आ जाता है टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में एकदम क्या है, बिल्कुल ही एंड पर आ जाता है, टिलोमर्स के टर्मिनल सेंट्रोमियर जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं।
क्या होता है कई बार कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलता है, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट वहां पर अपीयरेंस देता है, जिसे हम कैसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेनिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है माइक्रोबॉडीज। देखिए, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं माइक्रोबॉडीज, जिनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये जो बॉडीज होती हैं वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही हमें देखने को मिलती है। एंजाइम्स में होते हैं, मेम्ब्रेन से ग्रेवी स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको चीजें जो है वो समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है सेल का। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 9th चैप्टर करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो चैनल पर जुड़े रहिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको जो है लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।